शुरू से करना फिर से रिकॉर्ड। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या पढ़ते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मदर सेल होती है जो कि पहले से है, उससे एक और सेल बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल बनेगी। डॉटर सेल अब ये कैसे बनेगी, ये दो टाइप से बनती है। ठीक है, एक तो एक से, जैसे मान लो एक सेल है, 2n होती है अपनी एक और एक सेल। ठीक है, एक सेल से बनेगी दूसरी सेल। ठीक है, 2n और 2n, मतलब जैसी ये है मदर सेल से जो की तो डॉटर सेल बन गई। एक और तरीका होता है 2n, फिर इससे बनेगी n। ठीक है, मतलब हाफ हो जाता है। तो ये हो जाता है कौन सा, समसूत्री, और ये कौन सा हो जाता है, अर्धसूत्री। तो अपन इन दोनों को डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे इस सेम कोशिका बनती है, समसूत्री मतलब समान कोशिका, अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्र 2n होते हैं तो वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें शुरुआत कहां से होती है, अब कोशिका चक्र है पूरा, एक कोशिका चक्र मतलब एक कोशिका की जो लाइफ होती है उसको पूरा कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, कोशिका चक्र के बारे में किसने बताया था, तो साइंटिस्ट थे हार्वर्ड और पेल, दो साइंटिस्ट थे। इनने क्या बताया था, कोशिका चक्र के बारे में बताया, भाई कोशिका चक्र ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, अब वो कैसे चलता है वो अपन यहां देखेंगे। ठीक है, तो कोशिका चक्र में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, इंटरफेज। इंटरफेज मतलब अपन ने ये देखा ना, ये यहां से चालू हो रही है, मतलब एक बना लिया अपन ने एक चित्र ऐसा, ये इंटरफेज यहां तक चल रहा है। ठीक है, अब इंटरफेज में भी 3 फेज आ रहे हैं, एक G1 फेज, एक S फेज और एक G2 फेज। ठीक है, तो G1 फेज क्या होता है, 42% है भाई। G1 फेज इंटरफेज सबसे बड़ी अवस्था है, इंटरफेज के अंदर G1 फेज क्या है, सबसे बड़ी अवस्था है, 42% भाई। अब इसमें ये फेज पूरा चलेगा। ठीक है, अब कोशिका विभाजन की शुरुआत करना है अपन को। शुरुआत में सबसे पहले आया क्या, इंटरफेज। इंटरफेज में आ गया क्या, G1 फेज। तो G1 फेज को क्या बोलते हैं, इसको तैयारी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, G1 फेज, इंटरफेज के अंदर पढ़ रहे हैं अपन G1 फेज, इसको बोलते हैं क्या, तैयारी अवस्था। मतलब अब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, तैयारी अवस्था। इसमें ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिका विभाजन में काम आते हैं। ठीक है, अब जैसे कोशिका विभाजन में बहुत सारे एंजाइम चाहिए, एंजाइम चाहिए ना, बहुत सारे एंजाइम चाहिए, डीएनए भी चाहिए काफी सारा, क्योंकि एक कोशिका से अपन दूसरी कोशिका बना देंगे, तो एंजाइम चाहिए और डीएनए भी चाहिए, आरएनए भी चाहिए। तो G1 फेज में क्या होता है, इन सारी चीजों का निर्माण होता है। तो उसमें लिख लो कि इसमें किसका, डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और एंजाइम जो कि कोशिका विभाजन में जरूरी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, S2 फेज, S फेज सॉरी, इसमें इसको क्या बोलते हैं, केवल S फेज है। G1 फेज खत्म हुआ 42%, इसमें क्या हो गया, आरएनए का निर्माण हो गया, प्रोटीन का निर्माण भी इसी में होता है, इसमें प्रोटीन भी जोड़ देना, ताकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तो सारी चीजें आधी आधी होंगी ना, तो इतनी तो चाहिए कि आधी आधी कर सके। आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया और एंजाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद आया एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, मतलब डीएनए बढ़ने लगता है। मतलब जैसे मान लो एक स्ट्रैंड है, डीएनए का एक स्ट्रैंड बना होता है ना, अपन ने कल पढ़ा था इस टाइप से, तो एक से फिर दो दूसरे बनने लगेंगे ऐसे। ठीक है, मतलब एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए ऐसे ऐसे आने लगेंगे। ठीक है, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, उसमें लिख लो। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है इसमें। ठीक है, और जो गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्र थे ना अपन ने केंद्रक में पढ़े थे इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं, थोड़े से मोटे होने लगते हैं, क्योंकि अब इनका ही काम है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, थोड़े से मोटे होने लगते हैं, मतलब स्पष्ट होने लगते, स्पष्ट लिख लो, स्पष्ट होने लगते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं एस फेज में। अब इसके बाद कौन सा आ गया, G2 फेज। ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं इंटरफेज के अंदर पढ़ रहे हैं। इंटरफेज में G1 फेज पढ़ लिया, एस फेज आ गया, फिर G2 फेज आ गया। G2 फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल जो होते हैं ना,
जब अपन ऐसे कोशिका पढ़ेंगे ना, तो सेंट्रियोल होते हैं इसमें से दो, ये इस टाइप से। तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, इस तरफ भागने लगते हैं ऊपर की तरफ, ये दो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये दो नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे जो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम को तोड़ देते हैं बीच में से, ठीक है। एस फेज में, G2 फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ये वाले मतलब ये अलग पोल पे जाएंगे, ये दो नीचे वाले अलग पोल पे चले जाएंगे, ताकि गुणसूत्र को जे आधा बांट सके, ठीक है। G2 फेज में लिख लो, सेंट्रियोल विभाजित होकर दो भागों में बट जाते हैं, ठीक। सेंट्रियोल विभाजित होकर दो भागों में, मतलब आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे आ गए, ठीक है। और तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। तर्कु तंतु मतलब जो दो ऐसे जो क्रोमोसोम यहाँ पे आए हैं ना, तो ये एक धागा नुमा ऐसी संरचना बना देते हैं, मतलब एक धागा टाइप का जो क्रोमोसोम को खींचने का काम करता है, क्रोमोसोम को आधा तोड़ देते हैं फिर ये, ठीक है। G2 फेज में सेंट्रियोल विभाजित होकर, सेंट्रियोल विभाजित हो जाते हैं और ये पोल्स पे चले जाते हैं, पोल्स बोलते हैं इनको, ऊपर या नीचे, और तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। अब आ गया दूसरा फेज, कौन सा, एम फेज। अभी अपन ने ये इंटरफेस खत्म कर लिया, इंटरफेस सबसे बड़ी अवस्था थी, ठीक है। इंटरफेस सबसे बड़ी अवस्था थी, ये हो गई खत्म। अब बचा क्या, एम फेज। इसको क्या बोलते हैं, ये तैयारी हो रही थी पूरी, भाई कोश का विभाजन करना है, सारी चीजें इनने इकट्ठा कर ली, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, सब इनने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। सेंट्रियोल भी अपने इधर स्थान पे पहुंच गए, क्योंकि यहीं से फिर वो कोशिका को तोड़ेंगे, यहाँ से वो क्रोमोसोम को तोड़ते हैं, ठीक है। अब आ गया अपना एम फेज। एम फेज जो है ना, छोटी अवस्था है भाई, केवल 4% है, लेकिन मेन काम कहाँ होता है, एम फेज में होता है। अब कोशिका का विभाजन शुरू होगा। यहाँ तक तैयारी अवस्था चल रही थी भाई, डीएनए का द्विगुणन कर लिया, एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बन गए, क्योंकि आधे आधे बांटना है। फिर अब पता पड़ा उसके पास दो ही डीएनए पड़े थे, अब वही बट गया, तो एक एक बचा, तो हमने सोचा 2 से 4 कर दे, फिर बांटेंगे, ठीक है। तो डीएनए का द्विगुणन हो गया, प्रोटीन आ गया, एंजाइम आ गया। अब अपना आ गया क्या, एम फेज। एम फेज में दो टाइप होते हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियो मतलब केंद्रक, कैरियो मतलब केंद्रक का विभाजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिखो लो, केंद्रक का विभाजन, केंद्रक विभाजन। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव का विभाजन हो गया, ठीक है। अब केंद्रक, केंद्रक को अपन ने कैरियो से कर लिया, केंद्रक होता है। साइटो मतलब वही सेल होती है ना पूरा, तो सेल में जो भी द्रव भरा है, तो पहले काय का विभाजन होगा, केंद्रक का। अपन ने सेल पढ़ी थी ना, सेल में केंद्रक था, मेन हेड ऑफिस था ना, ठीक है। तो पहले तो उसी का विभाजन होगा, पहले तो हेड ऑफिस को ही बांट देंगे दो भागों में, पहले इसी को बांट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस। तो भाई कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, इसको मिटाइए। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, ठीक है। केंद्रक का विभाजन करना अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन सा वाला, इसमें भी समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस लिख लिया, कैरियोकाइनेसिस के अंदर कैसा होता है, केंद्रक का। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है। उसके अब उसी के अलग से एक हेडिंग डाल दो, समसूत्री विभाजन। ये आता है किसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस के अंदर आता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस समसूत्री विभाजन किस टाइप से होता है, केंद्रक का विभाजन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर अपन मतलब एक ऐसी हेडिंग डालना है, भाई समसूत्री विभाजन पढ़ रहा है। अब समसूत्री विभाजन किस टाइप से होता है, समसूत्री मतलब क्या होगा, मदर सेल से, मतलब मातृ कोशिका से जो संतति कोशिका बनेगी, मातृ कोशिका से जो संतति कोशिका बनेगी ना,
वो कैसी होंगी, सेम होंगी, मतलब गुणसूत्र में सब में सेम होंगे। अगर इसमें मान लो जैसे इंसान की होती है 46 है, 46 गुणसूत्र है, तो उसकी संतति कोशिका में कितने होंगे, 46 ही होंगे, चेंज नहीं होंगे यहाँ से। ठीक है, तो समसूत्र मतलब समान, समान सूत्र मतलब जी इस टाइप से बांट दिया अपन ने। अब इसके भी कुछ भाग होते हैं, अलग अलग स्टेप में होता है ना, ये भी समसूत्र विभाजन अलग अलग स्टेप में होता है। तो पहले होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर अपन देखते हैं, सबसे पहली आ गई अपनी प्रोफेज। प्रोफेज, प्रो मतलब शुरुआती फेज, फिर आ गया अपना मेटाफेज। ये ऐसे समसूत्र विभाजन के अंदर ऐसे डाल लें, 1 2 पास पास में, फिर एक एक को अपन पढ़ें। ठीक है, मेटाफेज, फिर नंबर 3 पे आता है अपना एनाफेज, फिर सबसे लास्ट में आता है टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज आ गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और टीलोफेज हो गया। ठीक है, अब प्रोफेज पढ़ना है। प्रोफेज जो है ना, समसूत्र विभाजन में ये 4 स्टेप है, प्रोफेज सबसे लंबी स्टेप है। ठीक है, प्रोफेज जो है ना लंबी अवस्था है, लंबी अवस्था। ठीक है, अब प्रोफेज में अपन देखें क्या होता है, तो चित्र में देख लेते हैं अपन। ये अपना केंद्रक है, केंद्रक में ये है अपने गुणसूत्र। ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसे ही शुरुआत होगी ना कोशिका विभाजन की, यहाँ पे जो है ना केंद्रिका होती है वो गायब हो जाती है, केंद्रिका दिखना बंद हो जाती है, अपनी केंद्रिका गई। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ये थोड़े से मोटे से होने लगेंगे। ठीक है, मोटे क्यों होने लगेंगे, क्योंकि अब इनको बंटना है आधे आधे भागों में। ठीक है, तो ये ऐसे बीच में बना लेते हैं अपन, थोड़े से मोटे होने लगेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल ये पोल्स पे पहुंच गए। ठीक है, और तरकु तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक, प्रोफेज अवस्था में तरकु तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक, ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, केंद्रिका गायब है, सेंट्रियोल पोल्स पे पहुंच गए, तो प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र थोड़े से मोटे हो जाते हैं, सेंट्रियोल पोल्स पे पहुंच जाते हैं और तरकु तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, इसमें केंद्रिका दिखती है लेकिन हल्की हल्की हो जाती है, मतलब क्लियर नहीं दिखती, गायब होने की कंडीशन में बन जाती है। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी अवस्था, प्रोफेज अवस्था, ये सबसे लंबी अवस्था है। अब दूसरी अवस्था क्या है, मेटाफेज है ना, दूसरी अवस्था है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज देख लेते हैं भाई। प्रोफेज खत्म, तरकुतंतु यहाँ ये पहुंच गए थे सेंट्रियोल, तरकुतंतु को निर्माण भी कर दिया था। मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो है ना ये ऐसी सिंगल पट्टी में पहुंच जाते हैं, गुणसूत्र एक पट्टी में आ गए, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। ठीक है, गुणसूत्र क्या करते हैं, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं और सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। गिनती जो होती है ना वो मेटाफेज अवस्था में होती है, गुणसूत्र की गिनती होती है ना, अपन ने देखा इंसान में कितने गुणसूत्र थे, 46 थे, तो वो कब गिने, मेटाफेज में गिने। ठीक है, क्योंकि ये लाइन से इकट्ठे खड़े हो गए। ठीक है, अब वो तरकु तंतु भी तो बना रहे थे, तो तरकु तंतु क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे टच हो जाएंगे, ये इस टाइप। ठीक है, इन्होंने मेटाफेज प्लेट को पकड़ लिया। अब ये क्या तोड़ने की तैयारी में कि यहां से इसको तोड़ दें, आधे तुम अलग जाओ आधे हम अलग बना लेंगे अपना घर। ठीक है, मेटाफेज खत्म, मेटाफेज प्लेट में क्या, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है, गुणसूत्र सुस्पष्ट दिखाई देते हैं और गिनती हो जाती है इनकी। ठीक है, आ गया समझ में। अब आया अपना एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये आ गया एनाफेज अपन ने बना लिया। ठीक है, तो ये अपने गुणसूत्र थे, ऐसे बना लेते हैं इधर। ठीक है, यहां पे सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल ने क्या किया, तोड़ दिया बीच में। ठीक है, तोड़ दिया। और एनाफेज अवस्था में क्या होता है, इनका शेप अपन देख लेते हैं, शेप अपन देख रहे थे ना एक्सोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक गुणसूत्रों का, वो कुछ एल आकार में थे,
कुछ वी आकार में थे, कुछ आई आकार में थे ना, सब मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो इस अवस्था में एनाफेज अवस्था में अपन शेप देख लेते हैं। किसका शेप जो देखा जाता है ना, वो एनाफेज अवस्था में देखा जाता है। विभाजन हो रहा है भाई, अब ये अलग अलग हुए तो अपन शेप देखना है ना, तो शेप कहां से देखना है, एनाफेज अवस्था में अपन को शेप दिख जाएगा। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, टूट के यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, ये हो गई अपनी एनाफेज अवस्था। ठीक है, तर्कु तंतु जो है ना, खिंचाव बड़ा सेंट्रोमियर का। ठीक, ठीक है, लिख लिया ये अपना सेंट्रोमियर रहता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब अगली अवस्था आई, अगली अवस्था क्या है, लास्ट टीलोफेज। टीलोफेज है ना, पहली अवस्था क्या थी, प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और लास्ट वाली टीलोफेज थी। तो टीलोफेज में क्या हो रहा है भाई, गुणसूत्र यहां से टूट चुके हैं। सबसे पहले तो वो धागे बने, फिर मेटाफेज प्लेट बनी, फिर वो टूट के इधर एक पोल पे ये चले गए, एक पोल पे यहाँ आ गए, सेंट्रोमियर ने खींच लिया। अब क्या हो गए, अब जो यहाँ गुणसूत्र थे, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस पे केंद्रक झिल्ली आ गई। केंद्रक झिल्ली शुरुआत में इसी अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रिका भी लगभग गायब होने लगती है। इधर पे केंद्रक झिल्ली भी आ गई और केंद्रिका भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये गुणसूत्र, ये केंद्रक झिल्ली आ गई इस पे, और केंद्रिका भी आ गई। ठीक है, तो अब ये दो केंद्रक हो गए ना, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। अपन क्या पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे थे ना, केंद्रक का विभाजन होता है ना उसमें, तो केंद्रक क्या हो रहे थे, अब यहाँ पे एक सिंगल बना हुआ था बड़ा वाला, ऐसा बड़ा बना था, उसको क्या पहले ये गायब हुआ प्रोफेज अवस्था में, ये भी गायब हुआ और ये भी धीरे 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 गायब होने लगे। तो पहली अवस्था में ये गायब हुई, दूसरी अवस्था में ये जो गुणसूत्र थे ये पूरे ऐसे लाइन में आ गए, तीसरी अवस्था में क्या हुआ, ऐसे खींचने लगे यहाँ पे और टूट गए। तीसरी अवस्था में जाके आधे इधर पहुंच गए, आधे इधर आ गए। ठीक है, तो जैसे ही अलग अलग पोल्स पे हुए तो तुरंत उनका केंद्रक झिल्ली आ गई और केंद्रिका भी आ गई। अब भैया एक सेल में दो केंद्रक बन चुके, केंद्रक का विभाजन कर दिया अपन, दो केंद्रक हो गए, लेकिन इनमें गुणसूत्र समान हो। ठीक है, दो केंद्रक हो गए। अब ये कोशिका का पूरा द्रव का विभाजन होना है। अब ये कोशिका बनी है ना बड़ी, ये कोशिका बनी है, अब इसको भी विभाजन करना है। तो इसके विभाजन के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो इंसानों में होता है, उसको बोलते हैं कौन सा, खांच विधि बोलते हैं उसको, खांच विधि। ठीक है, खांच विधि बोलते हैं, इंसानों में अगर होता है, मतलब जंतुओं में होता है, कुल मिला के जंतुओं में क्या होता है, खांच विधि का निर्माण होता है। अब खांच विधि से कैसे होता है, अब मान लो ये कोशिका है, ये पहले गोल थी, इसमें केंद्रक दो बन गए, दो केंद्रक बन गए, अब ये ऐसी होने लगेगी, धीरे धीरे अंदर से खांच टाइप की बनने लगेगी। ठीक है, ये केंद्रक है यहाँ पे। ठीक है, फिर थोड़ी सी और ऐसी हो जाएगी, ये केंद्रक हो गए, तो धीरे धीरे होके अलग हो जाएगी, ये दो सेपरेट केंद्रक, एक से दो कोशिकाएं बन गई। अब पौधों में कैसे होता है, तो पौधों में होता है प्लेट, एक सेल प्लेट बनती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिका पट्टी हिंदी में, कोशिका पट्टी। कोशिका पट्टी कैसी होती है, बीच में से एक पट्टी बन जाती है, ऐसी पट्टी बन गई भाई, इधर के अलग जाओ, इधर के अलग हो जाओ, एक पट्टी बन गई। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये अपने शेप में आ जाती है, ये पट्टी बीच में बनी हुई है, ये ऐसे हो गई, फिर बिल्कुल गोल गोल हो गई, फिर ये सेपरेट एक बना देती। ठीक, तो केंद्रक का विभाजन हो गया। ठीक है, और कोशिका द्रव का विभाजन हो गया। ठीक है, ये दोनों विधि लिख लेना, खांच विधि होती है उसमें, मतलब ये जंतुओं में होती है। ठीक है, और ये होती है पादप। ठीक है, तो अपन ने कोशिका विभाजन में कौन सा पढ़ लिया, समसूत्री विभाजन, ये सबसे सरल होता है। समसूत्री विभाजन में कुछ नहीं है, एक सेल से दूसरी सेल बिल्कुल समान बन जाती है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, लेकिन गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन के अंदर एक लाइन लिखना है बड़ी स्टार बना के, ये कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है।
काय, काय कोशिका में होता है। काय कोशिका मतलब जो होती है अपनी नॉर्मल वाली सेल, ठीक है, हाथ पैर की सेल्स जो होती है ना अपनी, उसमें कौन सा होता है, समसूत्री। समसूत्री मतलब समान होती है, सेल्स हाथ की समान होती है ना, सेल सारी की सारी अलग अलग तो नहीं होती, तो ये क्या होती है, समान होती है, तो इसमें कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अब दूसरा होता है कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, उसको अर्धसूत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, मियोसिस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मियोसिस। हेडिंग डाल लेना अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक मात्र कोशिका से, ठीक है, अलग अलग कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्र जो है ना आधे हो जाते हैं, तो एक कोशिका से, इसमें 2n है तो इससे 4 बन जाएंगे, एक n, दूसरी n, तीसरी n, और ठीक है, उसमें क्या हो रही थी, 2n से इसमें सीधे 2n, दो कोशिकाएं बन रही थी ना समसूत्री, 2n समान कोशिका बन रही, लेकिन इससे एक से 4 बन गई, 2n और n बन गए 2n से मिलकर, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, ये अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें दो अवस्थाएं होती है, एक तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मियोसिस। मियोसिस, तो इसमें दो अवस्थाएं, एक होगी मियोसिस फर्स्ट, दूसरी होगी मियोसिस सेकेंड। इसमें जो है ना दो बार कोश का विभाजन होता है, मियोसिस सेकेंड, ठीक है, दो बार होता है कोश का विभाजन, एक बार होगा तो 2n से इधर पे दो कोशिकाएं बनेगी, फिर ये दो से फिर दो दो बनेगी, n n, और ये n, और इस टाइप से बनती है। इधर पे कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट हो, इधर पे कौन सा हो जाएगा, मियोसिस सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन डाल लिया, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर डालो क्या, मियोसिस फर्स्ट, उसके अंदर लिख लेना कि एक मात्र कोशिकाओं से गुणसूत्र जो है ना आधे हो जाते हैं लगभग, मियोसिस, या फिर मैं बाद में लिखवा दूंगा नोट सबके सब इकट्ठे, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, प्रोफेज, ठीक है, इसमें भी वैसी ही आती है लगभग, प्रोफेज। दूसरी कौन सी होती है, मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, और चौथी टीलोफेज। लेकिन इसमें जो प्रोफेज होती है ना वो स्पेशल होती है, ठीक है। इसमें सब में फर्स्ट डाल देना क्योंकि मियोसिस फर्स्ट चल रहा है, तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, क्योंकि ये सब सारी क्रिया एक बार फिर से होंगी, मियोसिस सेकंड में सेम चीजें फिर से दोहराई जाएंगी, ठीक है। प्रोफेज हो गया, तो प्रोफेज से जो है ना, प्रोफेज में अलग अलग अवस्थाएं आती, ठीक है। अब प्रोफेज जो है ना इसमें बहुत सारे भागों में बट रहा है, इसमें कठिन चीज एक ही है, बाकी तो ये PMAT ये तो सेम थी, ये है ना पी एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, और टी फॉर टेलाफेज, टेलोफेज, टीलोफेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें अलग अलग अवस्थाएं आती है, ठीक है। इसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी आएगी, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। दूसरी इसके अंदर प्रोफेज के अंदर आ रही है लेप्टोटीन, ठीक है। दूसरी अवस्था कौन सी आएगी, लेप्टोटीन जाइगोटीन। नंबर तीसरी कौन सी आएगी, पैकेटीन, पैकेटीन। फिर नंबर 4 पे कौन सी आती है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन आ जाएगी।
नंबर 5 पे आ जाएगी डाइकाइल। ये 5 अवस्थाएं आती है किसके अंदर? प्रोपेज फर्स्ट के अंदर। अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये अपनी कोशिका थी, ये कोशिका के अंदर केंद्रक था। अब अपना क्या आएगा? लेप्टोटीन पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। मतलब प्रोफेज लिख लिया, प्रोफेज के अंदर क्या लिख लिया अपन ने? लेप्टोटीन लिख लिया। लेप्टोटीन में क्या होते हैं? जो गुणसूत्र जो होते हैं ये कैसे होने लगते हैं? थोड़े से मोटे से होने लगते हैं, दानेदार टाइप। ठीक है, इस अवस्था में क्या होने लगते हैं? ये मोती के समान गुणसूत्र लंबे व मनकेदार, मतलब थोड़े से लंबे भी हो गए और थोड़े से मोटे भी हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है? मतलब इस अवस्था में क्रोमोमियर जो है ना स्पष्ट हुआ। क्रोमोमियर पढ़ रहे थे ना पाएदार पे, तो क्रोमोमियर थोड़े से स्पष्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो है ना थोड़े से मोटे मनकेदार हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अब 2 भागों में बंटना है। थोड़े से लंबे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और मोती के समान दिखने लगेंगे। अब दूसरी अवस्था क्या आएगी? जाइगोटी। ठीक है, लेप्टोटीन में ये हो गया, थोड़े से मोटे हो गए। अब दूसरी अवस्था क्या आई? जाइगोटीन आई। जाइगोटीन में क्या होता है? जो समान गुणसूत्र होते हैं, मतलब कुछ गुणसूत्र समान होते हैं, मतलब हर गुणसूत्र का काम थोड़ा सा अलग अलग रहता है। ठीक है, तो समान गुणसूत्र वो रहेंगे ना, वो इकट्ठे ऐसे हो जाते हैं। भाई ये 2 गुणसूत्र हो गए, ये 2 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, आया समझ में? इसमें अभी केंद्रिका रहती है। ठीक है, सेंट्रियोल है। समजात गुणसूत्र जो है ना जोड़े में इकट्ठे होने लगे। ये जोड़े में जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं अपन, सिनेप्सिस। ये चीज जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिनेप्सिस की क्रिया कहाँ होती है? जाइगोटीन में होती है। जाइगोटीन अवस्था में कौन सी क्रिया होती है? सिनेप्सिस की क्रिया। सिनेप्सिस में क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र जो होते हैं ना वो जोड़े बनाने लगते हैं। ठीक, जाइगोटीन में जोड़े बनते हैं, मतलब सिनेप्सिस की क्रिया होती है। ठीक है, ये चीज हमेशा पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में आता है कि सिनेप्सिस की क्रिया कहाँ होती है, तो जाइगोटीन में होती है। तीसरी अवस्था कौन सी आ गई अपनी? पैकेटीन आ गई। अब पैकेटीन में क्या होगा भाई? पैकेटीन में फिर से अपन देखते हैं, पैकेटीन में ये अपने गुणसूत्र बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, अब ये गुणसूत्र जो है ना एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे पैकेटीन में, थोड़े से पास पास आएंगे। ठीक है, चारों इसमें इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा इस प्रकार एक ही स्थान पर चारों भुजाएं दिखाई देती है, जिन्हें बाइवेलेंट कहा जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र कुछ खंडों का आदान प्रदान होता है। इस क्रिया को जीन विनिमय रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है ये थोड़े पास पास आए। ठीक है, इसमें जीन होते हैं, गुणसूत्र पे जो है ना जीन पाए जाते हैं, तो थोड़े से जीन क्या है? चेंज होने लगते हैं, आपस में चेंज कर लेते हैं जीन थोड़े से, मतलब इधर के उधर उधर के इधर जीन होते हैं। तो इसमें क्या होती है? जीन विनिमय की क्रिया होती है किसमें? पैकेटीन। ये क्रिया लिख लेना कि जीन विनिमय की क्रिया क्या कहाँ होती है? कहाँ होती है? पैकेटीन में होती है, क्योंकि ये गुणसूत्र जुड़े, जुड़ के अब इनमें कुछ आदान प्रदान होगा कुछ जीन का, क्योंकि साथ में जुड़ेंगे तो कुछ लेन देन भी होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? जीन विनिमय की क्रिया होती है और थोड़े से जीन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब आ गई अपनी डिप्लोटीन अवस्था। इसमें बस यही चल रहा है, विभाजन विभाजन कुछ नहीं हो रहा है, बस गुणसूत्र इधर उधर हो रहा है, जोड़े में आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब जीन विनिमय, या इसी को बोलते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, लिंकेज एक होता है, लिंकेज को खत्म करने के लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लिंकेज जेनेटिक्स में पढ़ना, लिंकेज होता है, तो लिंकेज को क्या कम कम करता है, क्रॉसिंग ओवर जो है ना लिंकेज को कम करता है। ठीक है, अब आखिरी ये चौथी अवस्था कौन सी आ गई अपनी? डिप्लोटीन आ गई। डिप्लोटीन में क्या इधर एक जैसे गुणसूत्र जुड़ रहे थे अभी, अब भाई इनमें थोड़ी सी दुश्मनी हो जाएगी। अब क्या होगा? डिप्लोटीन में ये अपना केंद्रक है, अब अलग अलग गुणसूत्र जुड़ेंगे। ठीक है, समजात गुणसूत्र जुड़ रहे थे जो एक जैसे थे, अब अलग अलग गुणसूत्र जुड़ेंगे।
यहां से ये, ठीक है। जाइगोटीन में क्या हो रहा था, समान गुणसूत्र जुड़ रहे थे ना जाइगोटीन में, सिनेप्सिस की क्रिया हो रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी हो रही थी पैकेटीन का, पैकेटीन में क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जीन का आदान प्रदान हो रहा था, कुछ जीनों का मतलब आदान प्रदान होता है ताकि लिंकेज ना हो, मतलब एक जैसे गुण अगली पीढ़ी में ना चलेगा, सेम मतलब एक ही जन के गुण ना चलेगा, तो आदान प्रदान होता है। अब प्रोजनी होती है तो उसमें फादर के भी गुण आते हैं, मदर के भी आते हैं ना दोनों के गुण, तो इसमें क्या होता है, वही आदान प्रदान होता है, दोनों के गुण आना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिप्लोटीन में अब अलग अलग गुणसूत्र जुड़ने लगे, पहले एक जैसे जुड़ रहे थे, अब कौन से जुड़ने लगे, अलग अलग जुड़ने लगे। अलग अलग जो जुड़ते हैं ना, इसको यहाँ पे जो है ना काइजमेटा का निर्माण होता है, तो इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या लिखोगे तुम, काइजमेटा का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग गुणसूत्र मिलकर काय का निर्माण करते हैं, किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, ये काइजमेटा का निर्माण होता है। इन सब में बस एक एक चीज यही है, जाइगोटीन में सबसे इंपोर्टेंट सिनेप्सिस की क्रिया होती है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है, काइजमेटा का निर्माण होता है। अब लास्ट वाली क्या आ गई, डाइकाइनेसिस आ गई। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, अब जो गुणसूत्र जुड़े थे अब ये ऐसे अलग अलग से ही हो जाएंगे, थोड़े से ये फैल गए गुणसूत्र, केंद्रिका इधर है, अब सेंट्रियोल एक्टिव होंगे, सेंट्रियोल एक्टिव होंगे। अब सेंट्रियोल क्या करेंगे, ये इधर पहुंचेंगे और ये तर्क तंतु का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो इसमें यही लिखना, इस अवस्था में गुणसूत्र और अधिक कुंडलित हो जाते हैं, कुंडलित मतलब थोड़े से ऐसे इकट्ठे से होने लगते हैं, अभी क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब हो गया तो कुंडलित हो जाते हैं, मैट्रिक्स गाढ़ा हो जाता है, मैट्रिक्स मतलब जो यहाँ पे द्रव भरा था ना इनके अंदर जो पूरा, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। केंद्रिका जो थी वो लुप्त होने लगती है अब धीरे धीरे, अब केंद्रिका जाएगी क्योंकि मेटाफेज आना है अगली अवस्था, तो केंद्रिका क्या होगी, लुप्त हो जाएगी धीरे धीरे, मतलब केंद्रिका लुप्त हो जाती है, ठीक है। और ये सेंट्रियोल जो है ना विपरीत ध्रुव पर जाने लगते हैं। अब दूसरी अवस्था क्या आ गई अपनी, मेटाफेज, ये आई समझ, ये इस अवस्था में आके जो डाइकाइनेसिस लास्ट अवस्था होती है इसमें आके ये खत्म होने लगी, मतलब ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। फिर आखिरी अवस्था जो टीलोफेज आती है ना, इसमें दिखने लगती है वापस, ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र पूरे आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो फिर से आएगी केंद्रिका, ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने। अब आ गई अपनी मेटाफेज, ये खत्म हो गया, इसमें अलग अलग 5 स्टेप थी वो पढ़ ली, अब मेटाफेज आ गई। तो मेटाफेज में वही होता है सब जो पहले अपन पढ़ते आ रहे थे, मतलब इस टाइप से मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। इसमें वैसा का वैसा लिखना जो पहले पढ़ा था अपन ने, इसमें क्या होता है, मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है और गुणसूत्र जो है ना सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। एनाफेज अवस्था पढ़ेंगे, एनाफेज में क्या होता है, ये टूट जाते हैं, एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, ठीक है, चलेगा विपरीत ध्रुव पे, ठीक है, ये टूट गए। अब इस अवस्था में अपन देख रहे थे ना आकार पता कर लेते हैं, एल शेप है, जे शेप है, आई शेप है, ठीक है, इसमें गिनती होती है, इसमें शेप पता कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाली कौन सी आएगी, टीलोफेज आने वाली है ना। अब टीलोफेज में क्या होगा, ये गुणसूत्र ऊपर चले गए, आधे गुणसूत्र नीचे आ गए, आधे ऊपर चले गए, ये ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये गुणसूत्र ये आ गए और ये केंद्रक झिल्ली भी आ गई और केंद्रिका भी आ गई, ठीक है। लास्ट फेज में क्या, केंद्रिका वापस आ जाती है, ठीक है। अब ये दो बन गई ना, अब क्या होगा, वही सेल प्लेट का निर्माण होगा, सेल प्लेट का निर्माण होगा, फिर क्या होंगे, दो कोशिकाएं हो जाएंगी, दो बन गई ना इससे, यहां से ये, यहां से ये सेल प्लेट बनी, अब ये सेपरेट कोशिकाएं बन गई, ये इनका केंद्र हो गया, ठीक है। अब ये 2 से बनना है 4, ठीक है, 2 से 4 कैसी बनेगी, तो अपन जो वो पढ़ रहे थे ना समसूत्र विभाजन,
अभी क्या हुआ है इसमें, मियोसिस फर्स्ट में हो गया ना विभाजन। अब मियोसिस सेकंड जो आएगा ना, इसमें होगा क्या, समसूत्री विभाजन। समसूत्री मतलब जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, वो पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज और टीलोफेज। अब सेम चीज है फिर से। इसमें क्या था, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। अब जो आधे आधे हो गए ना, तो वो अब सेम बनेंगे। अब जो एक से दो बनेगी ना, तो ये दो सेम बनेगी, एक से दो बनेगी, वो दो सेम बनेगी। यहाँ लेकिन गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, ऐसा बचता। ठीक है, जैसे मान लो गुणसूत्र कितने थे, मान लो 20 गुणसूत्र थे। ठीक है, 20 से यहाँ हो गए 10, यहाँ हो गए 10, यहाँ क्या हो गया अपना, मियोसिस फर्स्ट हो गया। मियोसिस फर्स्ट हो गया, गुणसूत्र आधे आधे हो गए मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, इसके भी 10 होंगे, इसके मतलब सेम समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पे जो अपन ने पहले पढ़ा, अभी अपन क्या पढ़ा, अर्धसूत्री पढ़ रहे हैं ना। तो अर्धसूत्री पढ़ लिया अपन, अर्धसूत्री आधा पढ़ लिया, मियोसिस फर्स्ट पढ़ लिया। अब मियोसिस सेकंड होना है, इससे 10, ये 10 और ये 10, मतलब एक बार अर्धसूत्री विभाजन हो गया और एक बार समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री में दो बार विभाजन होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। इसमें गुणसूत्र आधे हुए, इसमें ज्यों के त्यों। तो एक, जोर से बोलो जरा। नहीं, म्यूसिस सेकंड में आधे नहीं होंगे, यही होगा यार, म्यूसिस फर्स्ट में होगा आधे। अब म्यूसिस सेकंड जो होता है ना, ये समसूत्री विभाजन होता है, ये समसूत्री होता है। इधर पे ये अर्धसूत्री हो गया। अर्धसूत्री विभाजन में दो बार विभाजन होता है, एक बार अर्धसूत्री हुआ तो आधे हो गए, फिर समसूत्री हुआ तो जितने हैं उतने ही रहेंगे ना, समसूत्री मतलब समान रहेंगे। तो एक से दो कोशिकाएं बन गई, यहाँ पे भी एक से दो कोशिकाएं बन गई। यहाँ पे एक से दो बनी थी लेकिन आधी हो गई। ठीक है, तो एक से कितनी कोशिकाएं हो गई अपनी, चार हो गई, एक से चार हो गए। ठीक है, तो ये जो होगा ना, म्यूसिस सेकंड इसमें लिख लेना, म्यूसिस फर्स्ट, प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब लिखना है इसमें क्या, म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड जो होता है ना, इसमें बढ़िया लिख लेना, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। जो अपन ने पहले समसूत्री विभाजन पढ़ा है ना, ये समसूत्री विभाजन के समान होता है। ठीक है, उसके नीचे बढ़िया स्टार लगा के लिख लेना, यह जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, खत्म।